बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो आज एक और नए वीडियो के साथ मैं फिर से आ गई हूँ। मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे मैंने शेयर किया था कि एनटी स्कैन में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर ने मुझे क्या क्या टेस्ट के बारे में बताया था। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एनआईपीटी के बारे में डिटेल्स में शेयर किया था। एनआईपीटी टेस्ट क्या होता है, उसका कॉस्ट क्या है, वो कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में और एक टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एमनियोसिंथेसिस। तो बेसिकली एमनियोसिंथेसिस कब किया जाता है? एमनियोसिंथेसिस किया जाता है अगर आपका कोई प्रीवियस हिस्ट्री है डाउन सिंड्रोम का, मतलब पहले कोई बेबी है जिसको डाउन सिंड्रोम है, या फिर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है, या फिर आपकी एज मोर देन 35 है, या तो फिर मेरी तरह अगर आपका एनटी स्कैन डबल मार्कर में डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं एमनियोसिंथेसिस करवाने के लिए। अब बात करते हैं एमनियोसिंथेसिस टेस्ट कैसे होता है। तो बेसिकली एमनियोसिंथेसिस टेस्ट बच्चे के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, एक सीरीज के माध्यम से यूट्रस के द्वारा वो फ्लूइड निकाल के लैब में उसका एग्जामिन किया जाता है। यही होता है एमनियोसिंथेसिस टेस्ट, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये टेस्ट करने पे सुन के ऐसा लगता है कि एक सीरीज यूट्रस के अंदर जाएगा, वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड निकालना, तो ये बहुत ही मतलब पेनफुल टेस्ट है। मुझे भी पहले वैसा ही लगता था, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा था। बेसिकली ये एब्डोमेन जो पोर्शन है वहाँ पे लोकल एनास्थेशिया दिया जाता है, उसके बाद सीरीज से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। तो जब आपका ये टेस्ट होगा तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये टेस्ट हो गया। तो दिस इज़ नॉट अ पेनफुल टेस्ट, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे कि होने के बाद आपको थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग महसूस हो सकता है, किसी किसी महिलाओं के केसेस में ब्लीडिंग होता है, क्रैम्पिंग 1 या 2 दिन तक रुक सकता है। सबके केस में नहीं, किसी किसी के केस में। मैंने जैसे डॉक्टर के साथ बात किया था, मेरे कुछ जान पहचान वाले हैं जिन लोगों के एमनियोसिंथेसिस के बारे में भी मैंने पूछा था, तो उन लोगों ने बताया था कि हर किसी के केस में सिम्टम्स सेम नहीं होता है। किसी किसी को जैसे फीवर आ जाता है। तो ये है इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट। हाँ, लेकिन एमनियोसिंथेसिस करते वक्त एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ये एक अच्छे लैब से अच्छे डॉक्टर के द्वारा करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें जो सुई है, जो सिरिंज है, वो अच्छे से यूज़ नहीं किया गया और यूएसजी के द्वारा जैसे देख के एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है ताकि जो बेबी का पोजीशन है वो अच्छे से देख सकते हैं, तो वहाँ पे अगर डॉक्टर एक्सपीरियंस नहीं है या फिर लैब अच्छा नहीं है तो उसमें कभी कभी मिस कैरेजेस का भी चांसेस होता है। तो यही अच्छा होगा कि अगर आपको ये टेस्ट करवाना है तो आप एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, अच्छे डॉक्टर से, अच्छे लैब से कीजिए। हो सकता है इसमें आपका प्राइस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये एनआईपीटी की तरह एक सिंपल ब्लड टेस्ट नहीं है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है, लेकिन अगर आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे लैब से करवाते हो तो वैसी डरने की कोई बात नहीं है। एमनियोसिंथेसिस जो टेस्ट है, इसका रिपोर्ट आने में 2 वीक्स का टाइम लगता है। मेरे टाइम पे मैंने एनआईपीटी, एमनियोसिंथेसिस दोनों के बारे में ही लैब में पूछा था, डॉक्टर से पूछा था। उसका प्राइस मुझे एक अच्छे लैब से बोला गया था 15,000, लेकिन ये लैब टू लैब डिफर करता है। आप कहीं पे जाओगे तो 8,000, 10,000 पे भी होता है। मैं जिस लैब में गई थी वहाँ पे मुझे 15,000 बताया गया था एमनियोसिंथेसिस का कॉस्ट। तो अब बात करती हूँ एनआईपीटी और एमनियोसिंथेसिस में आपको कौन सी टेस्ट चूज करना चाहिए। मैं मेरे हिसाब से मेरी जो सोच थी वो टाइम पे वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे दोनों टेस्ट की ही कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। एनआईपीटी जैसे एक नॉर्मल सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, उसमें कोई भी पेन नहीं है, कोई भी मिसकैरेजेस की चांसेस नहीं है, और रिपोर्ट आने में एमनियोसिंथेसिस और एनआईपीटी दोनों का ही 2 वीक्स का टाइम लगता है। लेकिन एनआईपीटी जो टेस्ट है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब ये आपको 100% एश्योरेंस नहीं देगा कि आपके जो बच्चा है, आपके जो होने वाले बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिजीज है या नहीं। लेकिन एमनियोसिंथेसिस एक डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसके द्वारा आप 100% एश्योर हो सकते हो आपके होने वाले बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिजीज,
कोई कंजेनिटल डिजीज़ जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम या फिर पटायो सिंड्रोम, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होने की कोई चांसेस है या नहीं। तो मेरे हिसाब से जब मुझे डॉक्टर ने दोनों टेस्ट के बारे में ही बताया था तो आई प्रेफर्ड मेनली NIPT। हालांकि NIPT का कॉस्ट मोर देन एमनियोसिंथेसिस, लेकिन फिर भी एक्चुअली मुझे कई लोगों ने बताया था कि मिसकैरेज हो सकता है, होने की चांसेस है, या फिर फीवर होता है, क्रैम्पिंग होता है। तो वो सब सुन के मैं थोड़ा तो डर गई थी, इसलिए मैं NIPT टेस्ट ही प्रेफर कर रही थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे दोनों के ही एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बताया था। तो अगर आपको 100% श्योर होना है, जैसे कि अगर आपका प्रीवियस कोई भी हिस्ट्री है, तो मेरे हिसाब से आपको NIPT का रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि NIPT आपको 98 या फिर 99% एश्योरेंस देगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको प्रीवियस हिस्ट्री है और अगर आपको 100% एश्योरेंस चाहिए तो आई थिंक यू शुड गो फॉर एमनियोसिंथेसिस। मेरे केस में जैसे मुझे वैसा कोई प्रीवियस हिस्ट्री या फिर फैमिली का कोई हिस्ट्री नहीं था, तो इसीलिए मैं NIPT के ही बारे में सोच रही थी। लेकिन हालांकि मुझे बाद में उसका कोई ज़रूरत नहीं हुआ, लेकिन अगर मुझे करवाना था तो मैं NIPT ही करवाती। अगर NIPT में भी पॉजिटिव रिपोर्ट आता T21 का, देन मैं एमनियोसिंथेसिस करवाने के लिए जाती। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एमनियोसिंथेसिस टेस्ट क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है उसका, वो कैसे किया जाता है, मेरे हिसाब से कौन सी टेस्ट अच्छा होता है, NIPT और एमनियोसिंथेसिस, दोनों टेस्ट के एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ बारे में मैंने डिटेल्स में आई थिंक बात किया इस वीडियो में। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे जाके मैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर चाइल्ड केयर रिलेटेड, मेरी खुद की एक्सपीरियंस रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं अपलोड करती रहूँ मेरे चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।